Hello everyone, welcome to the channel NEET Compete. So this is our second day in the NEET series, okay, NEET series physics. So this is the second lecture. So in this lecture we will discussing error analysis and dimension analysis और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा. क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एरर एनालिसिस. ओके, सो दो टॉपिक बाकी हैं, एरर एनालिसिस एंड डायमेंशन एनालिसिस. वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो एरर एनालिसिस में देखो क्या है. अब देखो एरर एनालिसिस बहुत अलग अलग तरह का है. देयर इज रिलेटिव एरर, देयर इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, वो सब निकालते हैं. लेकिन नीट एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करती है. जितने भी PYQ आज तक नीट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जब कोई बॉडी दैट इज मतलब फिजिकल क्वांटिटी रेज टू अ पर्टिकुलर पावर, तो उसमें जो एरर निकालना है उसके रिलेटेड नीट क्वेश्चन पूछती है. जैसे लेटर से अगर हम बोलेंगे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L³ और हमें लेंथ के अंदर एरर दिया हुआ है कि एरर इन दी लेंथ कितना है और हमें एरर इन वॉल्यूम निकालना है. तो हम ये बोलते हैं कि जो डेल्टा V/V है इंटू 100, that is percentage error in volume will be equal to 3 into delta L/L into 100. तो ये पावर आगे आ जाती है, ये पावर क्या जाती है, आगे आ जाती है. सो अगर मान लो किसी चीज़ के अंदर लेटर से लेंथ के अंदर जो मेजरमेंट है उसके अंदर 2% एरर है या 1% एरर है, तो वॉल्यूम के अंदर कितना आएगा. अगर लेंथ के अंदर 2 है तो वॉल्यूम के अंदर 6%, और अगर लेंथ के अंदर 1% है तो वॉल्यूम के अंदर कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा. सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट बार बार क्वेश्चन पूछती है. अब मान लो वी अबाउट सम अदर क्वांटिटी, हमारे पास कोई और क्वांटिटी, लेट अस से x इज इक्वल टू A³B². तो इसके अंदर जो परसेंटेज एरर x के अंदर आएगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x/x इंटू 100, this will be equal to 3 into delta A/A into 100 plus 2 into delta B/B into 100. मतलब बेसिकली परसेंटेज एरर इन x will be equal to percentage error in A plus percentage error in B. तो उनको हम ऐड कर देते हैं. सिमिलरली अगर मान लो देयर इज अनदर क्वांटिटी, लेट अस से दैट इज y इज इक्वल टू A³B²/C², लेट अस से दिस इज क्लियर. तो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है डेल्टा y के अंदर, तो डेल्टा y/y इंटू 100 विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस जो मल्टीप्लाई है उसको हम प्लस कर देते हैं. सो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा B/B इंटू 100. तो अगर उसने वर्ड यूज़ किया है एरर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ वर्ड यूज़ किया है मैक्सिमम एरर, तो हम डिवीज़न को भी प्लस करते हैं. तो डिवीज़न को भी क्या करेंगे, प्लस. दिस विल बी प्लस 2 इंटू डेल्टा C/C इंटू 100. तो ये आ जाएगा व्हेन ही यूजेस द टर्म एरर, ही यूजेस द टर्म मैक्सिमम परसेंटेज एरर. और नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, दे हैव ऑलवेज आस्क्ड मैक्सिमम परसेंटेज एरर और एरर. सो उसमें तुम डिवीजन को हमेशा क्या करोगे, प्लस करोगे. अगर मान लो दे यूज द वर्ड एक्चुअल एरर, तो एक्चुअल एरर में हम डिवाइड को माइनस कर देते हैं. डिवाइड को क्या कर देते हैं, माइनस. तो अगर एक्चुअल एरर पूछा है दैट विल बी डेल्टा y/y इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B/B इंटू 100 माइनस 2 इंटू डेल्टा C/C इंटू 100. तो दिस इज इफ ही आस्क्स मैक्सिमम एरर और ही सिंपली यूजेस द वर्ड एरर, तो हम मल्टीप्लाई को भी प्लस करते हैं और डिवाइड को भी प्लस करते हैं. लेकिन अगर उसने हमसे पूछा है एक्चुअल एरर, तो एक्चुअल एरर के अंदर हम जो डिवाइड में है उसको माइनस करते हैं. जैसे यहाँ पर C² से डिवाइड किया है, सो विल राइट -2 डेल्टा C/C इंटू 100.
तो ऐसे करके चलते हैं। अब देखो आज जितने भी हम क्वेश्चन इसमें करेंगे एरर एनालिसिस में, दे ऑल आर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं हम इनको। सो इसमें बाद में आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2022। अ मेटल वायर हैज़ मास 0.4 प्लस माइनस 0.022, मतलब मास के अंदर ये एरर है, डेल्टा एम ये है, डेल्टा आर ये है, एंड डेल्टा एल इज 10। वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सो नाउ वी ऑल नो दैट जो डेंसिटी है बेटा, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो वी कैन राइट मास डिवाइडेड बाय अ वायर जो है दैट इज लाइक ए सिलेंडर, so we can write pi r square into L. So he has asked us to calculate the maximum possible percentage error. So delta d by d into 100 will be equal to delta m by m into 100 plus pi तो constant है, 2 into delta r by r into 100 plus delta L by L into 100. Clear? So that is how we will calculate the maximum percentage error. So ध्यान दो, so बेटा यहाँ पर ये क्या आएगा, डेल्टा m by m, so this will be 0.002 divided by 0.4 into 100. This will be 2 into delta r is what, 0.001 divided by 0.3 into 100 plus delta L by L, that is 0.02 by 5 into 100. So ये बन जाएगा 0.2 by 0.4 plus this will become what we call as 0.2 by 0.3 plus 2 by 5. So ये आया 0.5 प्लस 0.67 प्लस 0.4, तो हमने ऐड किया, ये बन गया 1.57। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट डिजिट है जो 5 से ज़्यादा है, राउंड ऑफ करेंगे तो हम 5 को आगे 1 से इंक्रीज कर देंगे, इट विल बी 1.6%। सो बेटा दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम दी नीट एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर भी। सो मैक्सिमम परसेंटेज एरर व्हेन दिस इज गिवन टू यू, x इसके बराबर है, हमें परसेंटेज एरर x में निकालना है। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज एरर इन x that will be equal to 2 into percentage error in A plus half into percentage error in B. Now you see this is maximum percentage, तो जो डिवाइड है उसको भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन C प्लस 3 परसेंटेज एरर इन डी। तो जो पावर है उसको आगे ले आइए, ठीक है, और सबको प्लस कर देंगे क्योंकि ही हैज आस्क्ड मैक्सिमम परसेंटेज एरर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 1, क्योंकि ए के अंदर 1% है, देन हाफ into 2 प्लस 1/3 into 3 प्लस 4। क्लियर? सो 3 into 4, 3 into 4, 3 into 4 ये, तो दिस विल कम आउट टू बी 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 16%। सो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16%। सो 16% विल बी द आंसर। दिस इज ऑल्सो ए PYQ, ये भी PYQ। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B and C आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1, 2, 3 and 4। क्वांटिटी P is calculated as this, find percentage error in P। तो अगेन ही यूज दी वर्ड एरर और मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो हम डिवीजन वाले को भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सो यहाँ पर P के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगा, तो मैं एरर नहीं लिखना, इट्स मीन्स परसेंटेज एरर इन P, दैट विल बी इक्वल टू 3 into परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस 2 into परसेंटेज एरर ऑफ B प्लस परसेंटेज एरर ऑफ C प्लस परसेंटेज एरर ऑफ D। क्लियर? सो ये आ जाएगा 3 into 1
प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, सो ये आ गया 3 4 7 प्लस 3 प्लस 4, दिस विल बी 14%. सो दिस इज योर आंसर. सो देखो नीट जब भी क्वेश्चन पूछती है वो पावर वाले पार्ट से ही क्वेश्चन पूछती है. सो यू शुड फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट मोर. तुम्हें उस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है बस. इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, अगेन जो हमने शुरू में किया था, सबको पता है स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो. सो इट विल बी 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर. सो इट इज 3 इंटू 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6%. तो ये मिस प्रिंट है 65, दिस विल बी 6%. सो इट इज 6% इज योर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. So density of cube is measured by measuring its mass and length of its side. If maximum error in the measurement of mass and length cube है, ठीक है, so it is 3% and 2%. तो cube की जो volume है, that is volume is equal to L cube. तो volume of cube is what? Volume is equal to L cube. So density is mass by volume. So this will be m by L cube. Or we can say percentage error in D is equal to percentage error in m plus 3 into percentage error in L. Clear? तो percentage error in D is to be calculated. Percentage error in mass is 3 plus 3 into 2. So you get 9%. This is your answer. तो देखो जो क्वेश्चन पूछते हैं नीट के अंदर, दे आर वेरी सिंपल, जो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था. So now we got, these are the questions which have come in NEET from one error analysis. Now we come to dimension analysis. Dimension analysis देखो क्या है. जब हम dimension analysis पढ़ते हैं तो होता क्या है कि there are some derived physical quantities and there are 7 fundamental physical quantities. तो बेटा fundamental physical quantity वो होती है जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर व्हाट यू कॉल एज फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, ल्यूमिनोसिटी है, ठीक है. सो देर आर टोटल 7. क्लियर है. जैसे मोल्स हो गए, व्हाट यू कॉल एज मोल्स, तो दे ऑल आर व्हाट यू कॉल एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब इसको तुम किसी और क्वांटिटी की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड देन देर आर ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट्स. सो हमने बोला कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं. सो देर आर फंडामेंटल यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट है, जिसको हम किसी और की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड देन देयर आर डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स मतलब जो फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव हुए हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव हुई हैं. सो जैसे हमने मान लिया, लेट अस से वी टेक द एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी. तो हम सबको पता है जो वेलोसिटी है दैट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. So displacement is represented by length, time will be represented by time t. So beta you will get L t minus 1. This will be the dimension of velocity. तो ये derived unit है. और length, time, mass, current, luminosity, moles, they all are what? या Kelvin temperature के केस में. तो there are total 7 fundamental units. The rest all are derived. बाकी हम सब ने यहाँ से drive कर रखे हैं. लेट अस से देन एक्सलरेशन. तो एक्सलरेशन सबको पता है क्या है? एक्सलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ, टाइम इनटू टाइम क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर. सो डायमेंशन विल बी एल टी रेज़्ड टू पावर माइनस 2. सिमिलरली देयर इज व्हाट इज फोर्स. फोर्स सबको पता है. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इंटू एक्सलरेशन. सो मास का आ जाएगा m और एक्सलरेशन का हमने अभी निकाला है एल टी माइनस 2. सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स. ये फोर्स की डायमेंशन है. क्लियर. तो हमने बोला देर आर फंडामेंटल यूनिट्स एंड देर आर ड्राइव्ड यूनिट्स. फिर तुमने ये भी ध्यान रखना है कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं विच आर डायमेंशनलेस बट दे विल हैव यूनिट्स.
ठीक है ना, जैसे एंगल है, सॉलिड एंगल है, तो एंगल और जो सॉलिड एंगल है इनकी डायमेंशंस नहीं होती, लेकिन दे हैव यूनिट्स। जैसे एंगल का यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टीरेडियंस, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी चीज़ की डायमेंशन है तो उसका यूनिट होगा ही होगा। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती कि जिसकी डायमेंशंस हैं लेकिन यूनिट नहीं है। क्लियर है? लेकिन उल्टा है। क्लियर है कि अगर हम देखें कि देर आर मैनी क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस बट दे विल हैव यूनिट। आगे चलते हैं। तो नीट ये पूछती है एग्जांपल्स बार बार, सो ध्यान देना जरा। सो नेक्स्ट वी सी फंडामेंटल यूनिट्स। हाँ, अभी जो हमने बोला, ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminal intensity, temperature and amount of substance. So amount of substance is what you will represent in moles. And then there are derived unit. These are physical quantities which can be expressed in term of fundamental unit. For example, velocity, acceleration, work, energy, power, कुछ भी, तो उनको mass, length, time, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो सप्लीमेंट्री जो मतलब इनके अलावा, जैसे मैंने बोला सॉलिड एंगल एंड एंगल, दे विल हैव यूनिट्स बट दे विल हैव नो डायमेंशन। तो सॉलिड एंगल के यूनिट्स रेडियंस हैं, एंगल के यूनिट रेडियंस हैं, लेकिन डायमेंशन नहीं है। देन देयर आर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके विच आर डायमेंशन लेस। तो एंगल, सॉलिड एंगल, अभी हमने बोला दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, ये तुम पढ़ते हो मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर। सो डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन, तो दे हैव गॉट नो डायमेंशंस। रेनॉल्ड नंबर, देयर आर नो डायमेंशन। पॉइजन रेशो तुम पढ़ते हो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, एडियाबैटिक वाले के अंदर भी। तो इनके भी क्या है, दे विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायमेंशन, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे। क्लियर है? तुमने ये बात ध्यान में रखनी है बस कि अगर डायमेंशंस जो हैं, ठीक है, अगर डायमेंशन प्रेजेंट है, इफ डायमेंशंस आर प्रेजेंट, तो बेटा यूनिट भी प्रेजेंट होंगे। डायमेंशंस आर प्रेजेंट, यूनिट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। क्लियर है? ये बस बात ध्यान में रखना। दे माइट आस्क यू दिस इन थ्योरेटिकल फॉर्म कि डायमेंशंस आर प्रेजेंट, यूनिट आर एब्सेंट, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर अगर डायमेंशन प्रेजेंट है तो यूनिट हमेशा प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम इसके आगे। सो नाउ क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो हमने अभी बोला सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, तो स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, एंगल भी सबको पता क्या है, आर्क बाय लेंथ। सो दे बोथ हैव गॉट नो डायमेंशंस। एंड क्योंकि सॉलिड एंगल हैज गॉट 0 डायमेंशन, नो डायमेंशन। आई थिंक दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2024, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन दे आस्क इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज यू शुड नो फ्रॉम विच टॉपिक्स दे आर आस्किंग। क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, अगेन मैंने भी बताया था ये 2022 का क्वेश्चन है या 23 का क्वेश्चन है। दिस इज नीट 2023। तो हमने बोला था कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियंस, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टीरेडियंस। तो बेटा दे हैव यूनिट्स बट दे हैव नो डायमेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। सो E एंड G रिप्रेजेंट डोनेट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ E एंड E डिवाइडेड बाय G। ठीक है, तो सबको पता है कि जो ग्रेविटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू G/m बाय R, दैट इज G/m बाय R। क्लियर है? तो अगर मुझे एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी। तो बेटा अगर मुझे E/G निकालना है, सो mm का आ गया m² और R क्या है, रेडियस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेंथ। So our answer will be m raised to power 2 l raised to power -1. So this is also PYQ of NEET. So मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन दे आस्क आर वेरी सिंपल, so this will be your answer, m2l -1 and t 0. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देन डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, दिस हैव आल्सो बीन आस्क्ड इन NEET अर्लियर। सो बेटा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज
फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमने पहले निकाला था कि जो फोर्स है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फोर्स की जो डायमेंशन आएगी दैट विल बी एम एल टी माइनस टू, क्योंकि हमने बोला फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को 2 बार टाइम से डिवाइड करते हैं जो हमने अभी पहले देखा था। सो दिस इज एम वन एल वन टी माइनस टू divided by area, area will be L square, so you will get m L minus 1 t minus 2. So this is also need P by Q. So you see the question they ask are very simple. Clear है? आगे चलते हैं. Then principle of homogeneity, very important. लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में से. लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए हैं डायमेंशन में से, एक तो वही सॉलिड एंगल वाला, और एक आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे that belongs to the principle of homogeneity. So 2 questions were asked from unit and dimension part. मतलब dimension analysis से ही 2 क्वेश्चन आ गए. तो मैंने बोला every year we can expect 2 to 3 questions from the first chapter, ठीक है, out of 45. So principle of homogeneity क्या बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल है x, एंड इसके अंदर हमने 2 क्वांटिटीज ऐड करी है, लेट अस से a प्लस b ऐसे, तो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ या मान लो x इज इक्वल टू c माइनस d ऐसे, तो भैया अगर मैं 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूँ तो मान लो अगर x है, या लेट अस से x जो है, जो x के डायमेंशंस होंगी या यूनिट्स होंगे वही a के होंगे वही b के होंगे, कि जैसे मान लो अगर प्रेशर है, ठीक है, या लेट अस से वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू a t प्लस b t ऐसे दे रखा है, तो भैया वेलोसिटी के अंदर ही मैं वेलोसिटी ऐड कर सकता हूँ. वेलोसिटी के अंदर ना तो मैं डिस्टेंस ऐड कर सकता, नॉट टाइम. तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है. क्लियर है? तब बिकॉज वी कैन ओनली ऐड सिमिलर थिंग्स. अगर हमने ऐड करना तो हम सिमिलर थिंग को ऐड कर सकते हैं. मास में मास को ऐड कर सकता हूँ कि 2 kg प्लस 3 kg बिकम्स 5 kg. आई कैन नॉट ऐड 2 kg प्लस 3 मीटर बिकम्स 3 kg मीटर, ऐसा नहीं होता. क्लियर है ना? सो जो आइडेंटिकल चीज़ है, लाइक चीज़ के अंदर लाइक को ऐड करेंगे, इसलिए दे यूज दी वर्ड होमोजेनिटी, कि जो सेम चीज़ें हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं या उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो ध्यान दो, अगर v जो है दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पता है हमें, इसका मतलब जो v की डायमेंशन है वही at की डायमेंशन है और वही bt की डायमेंशन होंगी. क्लियर है? तो अगर v इज एल टी माइनस 1 इसकी डायमेंशन, तो दिस इज a इंटू टी, तो a की डायमेंशन क्या आएगी, t जाके डिवाइड होगा तो एल टी माइनस 2. सिमिलरली bt की बात करें तो लेट अस से इट इज bt स्क्वायर कर देता हूँ, बिकॉज दैट विल बिकम स्लाइटली डिफरेंट फॉर अस. तो फिर यहाँ पर एल टी माइनस 1 के डायमेंशन और bt स्क्वायर के डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि मैं सेम चीज़ के अंदर ही सेम चीज़ को ऐड कर सकता हूँ, सेम चीज़ में से सेम चीज़ को माइनस कर सकता हूँ. 2 अलग अलग चीज़ को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं. वी कैन नॉट ऐड मास एंड वॉल्यूम, वी विल ऐड मास विद मास. तो बेटा यहाँ से b कितना आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू एल टी माइनस 3. तो हम ऐसे करके डायमेंशन निकाल सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है. लेट्स सी क्वेश्चन इसके ऊपर. सो v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एट गामा. सो v हियर इज वेलोसिटी. v क्या है? वेलोसिटी. v वेलोसिटी, जिसका मतलब जो वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस 1, यही डायमेंशन किसकी होगी, अल्फा टी की. यही डायमेंशन किसकी होगी, बीटा एक्स की. एक्स इज डिस्टेंस, और यही डायमेंशन किसकी होगी, गामा एक्स टी की. टी इज टाइम. क्लियर? एंड टी इज टाइम. ये लिखना चाहिए, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है. सो यहाँ से हम अल्फा की निकाल सकते हैं, तो एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा टी. तो बेटा अल्फा क्या आएगा, एल टी माइनस 2. सिमिलरली एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा एक्स. तो बीटा क्या आएगा, एल टी माइनस 1 बाई एल, क्योंकि एक्स से एल और एल कट जाएगा. बीटा की डायमेंशन क्या आएगी, टी माइनस 1. बीटा विल बी टी माइनस 1. सिमिलरली देर इज गामा एक्स टी, तो इट इज गामा एक्स टी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1. तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा एल टी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1. तो एल और एल कट जाएगा, तो गामा क्या आ जाएगा, टी माइनस 2.
गामा क्या आ जाएगा t-2. सो दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशन. हमने बोला होमोजेनिटी का मतलब है हम सेम चीज़ के अंदर सेम चीज़ को ऐड कर सकते हैं और सेम चीज़ में से सेम चीज़ को माइनस कर सकते हैं. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजेनिटी. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं. सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड लास्ट ईयर इन नीट इन 2024. तो फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी. ठीक है. और अल्फा और बीटा कांस्टेंट है. तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस है. विच एक्सप्रेशन इज डायमेंशनलेस. तो हम पहले अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकाल लेते हैं. हमें पता है फोर्स की डायमेंशन इज ml1t-2. सो बेटा दिस विल बी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बीटा टी. तो यहाँ से मैं अल्फा की निकालता हूँ. तो अल्फा की डायमेंशन क्या आएगी ml1t-2 डिवाइडेड बाय t2. सो दिस विल बी ml1t-4. सिमिलरली यहाँ से हम बीटा की डायमेंशन निकाल लेते हैं. सो बीटा विल बी इक्वल टू ml1t-2 डिवाइडेड बाय टाइम t. So this will be ml1t-3. Now we have to see which one of this is dimensionless, which expression is dimensionless. ठीक है. So if we see this expression will be dimensionless. क्योंकि जब मैं अल्फा को बीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो ml और ml कट जाएगा और इसके अंदर t-4 है, t-3 है, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम डायमेंशनलेस. वी कैन सी दिस. हमें हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा. विल हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी. अगर तुम्हें स्पॉट नहीं हो रहा तुम्हें हर एक के लिए चेक करना है. तो जैसे हम पहले बी को चेक कर लेते हैं फिर हम ए को भी चेक कर लेंगे एक बार. सो अल्फा बाय बीटा, अल्फा इज m1l1t-4 डिवाइडेड बाय m1l1t-3 इंटू टी. दिस इज दिस एक्सप्रेशन. क्लियर है. तो ये कट जाएंगे आपस में और ये t इंटू t-4 क्या देगा t-3 बाई t-3. तो ये भी आपस में कट जाएंगे तो ये 0 आ गया. सो दिस इज डायमेंशनलेस. दिस इज डायमेंशनलेस. मैंने बोला अगर तुम स्पॉट नहीं कर पा रहे तुम्हें हर एक को चेक करना पड़ेगा. हम पहले वाले को चेक कर लेते हैं. सो बीटा इज ml-t-3 बाय ml-t-4 इंटू टी. तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ml कट जाएगा एंड दिस इज t-2 बाई t-4. सो वी गेट t रेज़ टू पावर 2. क्या मिला t रेज़ टू पावर 2. तो दिस इज नॉट डायमेंशनलेस. तो तुम्हें हर एक को चेक कर लो. या अगर तुमसे स्पॉट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अल्फा और बीटा में ml कांस्टेंट है तो कट गया और अल्फा के अंदर t कितना -4. तो अगर मैं इसको t से मल्टीप्लाई करूँगा दिस विल बिकम t-3, t-3 से फिर t-3 भी कट जाएगा. दैट इज़ हाउ आई वॉज एबल टू स्पॉट इट. लेकिन इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि जल्दी नहीं है. हमें हर क्वेश्चन को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना है सॉल्व करने के लिए. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ velocity v is equal to at plus b t plus c where a, b and c are constant. Then what are dimension of a, b and c? So let us see. V is equal to at and this should be equal to b into t plus c. Dimensions के लिए तो this will be lt minus 1. तो ये आ गया 80. तो भाई यहाँ से t क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा, a will be lt minus 2. a आ गया lt-2. अब देखो यहाँ पर टाइम के अंदर टाइम ऐड हो रहा है. अगर टाइम के अंदर टाइम ऐड हो रहा है तो c भी क्या होगा, टाइम होगा. तो c शुड बी t. तो b ओवर t शुड बी इक्वल टू l t-1. समझ रहे हो ना ये बात. मैं ये बोल रहा हूँ कि b डिवाइड, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो b विल कम आउट टू बी l इंटू t-1 इंटू t. सो दिस विल बी l. तो b का डायमेंशन क्या आ रहा है, l. मैं ये बोल रहा हूँ कि जो b डिवाइडेड बाई t प्लस c है बेटा दिस इज इक्वल टू lt-1 दैट इज वेलोसिटी. क्योंकि होमोजेनिटी है. होमोजेनिटी है तो मतलब ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है. लाइक चीज़ों को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अगर तुमने टाइम के अंदर c ऐड किया है तो फिर c का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए बेटा, t ही होना चाहिए और कोई डायमेंशन नहीं हो सकती. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, lt-1. तो मैं बोल सकता हूँ b बाई टी इज इक्वल टू lt-1. तो बेटा b कितना आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू l. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स आर अज्यूम्ड. अब तुम्हें नीट में क्वेश्चन दे देंगे कि भैया फंडामेंटल यूनिट कोई और है.
ठीक है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई वेलोसिटी इज ए फंडामेंटल यूनिट, सो वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसे करके दे दिया। एंड दे आस्क यू टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि वेलोसिटी एंड टाइम दे आर फंडामेंटल यूनिट्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ, फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ v एंड t। तो बेटा सिंपल सी बात है, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू v इंटू टी, वी रेस्ट पावर a, टी रेस्ट पावर b, ऐसे करके लिखेंगे। अब हम सबको पता है कि जो लेंथ वेलोसिटी होती है वो लेंथ की टर्म में कितनी होती है, एल टी माइनस वन इंटू ए इंटू टी रेस्ट टू पावर b। So this will be L will be equal to L raised to power A into T raised to power minus A into T raised to power B. So we can say L will be equal to L raised to power A into T raised to power what we call as B minus A, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे A ऐसे। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि बेटा A कितना, तो लेंथ में A है, तो लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1T0। So A is equal to 1, A is equal to 1 and B minus A is equal to 0। B minus A किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। So B minus A is equal to 0, तो B minus 1 is equal to 0, तो B will be equal to plus 1। So we can write जो लेंथ है in terms of velocity and time, अगर उसको फंडामेंटल यूनिट मान लूँ तो that will be equal to v1 v into t1, v1 t1। So these are the dimensions of length in terms of velocity and time। अगर मैं velocity और time को क्या मान लूँ, फंडामेंटल यूनिट, क्लियर है। तो इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट चेंज कर देते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। So now this is if force, acceleration and time are chosen as fundamental physical quantity, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, क्लियर है। सो फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, क्लियर है। तो फोर्स दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, एनर्जी विल बी इक्वल टू FAT, लेट अस से A, B एंड C। तो हमने रेस टू पावर कर दिया A, B एंड C के, ठीक है। तो बेटा एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, M1 L1 T-2, ठीक है। ये हो गया फोर्स, तो एनर्जी सेम एज वर्क, सो इट विल बी फोर्स इनटू एल। सो एनर्जी के डायमेंशन आएंगे m1 L² T-2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स विल बी m1 L1 T-2 रेज टू पावर A, ठीक है, इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हम सबको पता क्या होता है, L1 T-2, सो दिस विल बी L1 T-2 रेस्ट पावर B एंड T रेस्ट पावर C, ये आ गया। सो नाउ एनर्जीज M1 L2 T-2 एंड दिस विल बी इक्वल टू मास का A की है तीनों में A, L का A और L का यहाँ से आएगा B, सो A प्लस B, यहाँ पर L A आ जाएगा, यहाँ पर L B आ जाएगा, हम दोनों को प्लस कर देंगे। टाइम विल बी इक्वल टू -2A -2B प्लस C, ऐसे। सो दीज आर गिवन टू अस। अब हमें ये पता है कि यहाँ से वी कैन को रिलेट कि बेटा A किसके बराबर है, 1 के बराबर है, A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 एंड A प्लस B दैट इज 1 प्लस B, A प्लस B इज इक्वल टू 2, ये देख सकते हो तुम, 2 के बराबर, और A 1 है,
तो बी भी कितना आएगा 1, बी इज ऑल्सो 1। अब बचा टाइम यहाँ, सो टाइम में आ जाएगा -2 इंटू ए दैट इज़ 1, -2 इंटू 1 दैट इज़ बी प्लस सी इज इक्वल टू -2। ये किसके बराबर आ गया -2, क्योंकि ये और ये सेम है। अब तुम देख सकते हो, उसको मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ, ये यहाँ से -2, सो इट इज़ -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो बेटा यहाँ से सी क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -2 प्लस 4 प्लस 2। तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। ए इज़ 1, बी इज़ 1 एंड सी इज़ 2। सो एनर्जी इज इक्वल टू F1 A1 T raised to power 2. So this is your answer. So this was asked in NEET I think 2022 or 2023. So dimension analysis का जो पार्ट है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस, जनरली बच्चों को लगता है आसान है, आराम से हो जाएगा। एक तो इट इज़ वेरी, मतलब कि तुम बोल सकते हो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज़ अ हाई वेटेज, ठीक है। और दूसरा कि भैया इसको इग्नोर करके नहीं जाना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे तुमने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर जो मैंने पुट किया था वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज का और सिग्निफिकेंट फिगर्स का, दैट वाज अराउंड 50 मिनट्स। आई थिंक दिस विल बी अराउंड 40 मिनट्स। तो बेटा अगर ये तुमने 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगा पढ़ देखा है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे नीट के अंदर। एंड इनके साथ मैंने तुम्हें बोला था कि यू आर टू गो थ्रू योर PYQs, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाओ PYQ के बुक में से, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है वहाँ से, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो कीप ऑन रीडिंग, ठीक है, पढ़ते रहो एंड स्टे कॉन्फिडेंट। मैंने तुम्हें बताया है कि वी विल फिनिश कंप्लीट फिजिक्स लाइक दिस बाय 6 अप्रैल, एंड इसके बाद भी तुम्हारे पास 1 मंथ होगा ताकि तुम उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। सो एवरी लेक्चर विल बी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ समवेयर अराउंड 1 to 1.5 आवर्स, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इनके लेक्चर की थोड़ी लेंथ छोटी है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कहीं कुछ जगह पर लेंथ ज़्यादा भी होगी, लेकिन ओवरऑल मॉड्यूल वी विल ट्राई टू कंप्रेस इट बिटवीन 80 to 90 आवर्स। और अगर तुम इसको ठीक से फॉलो कर लेते हो तो यू कैन गेट ईजिली अ स्कोर ऑफ समवेयर अराउंड 140-150 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें इसको रेगुलरली देखना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। यू विल हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ। जितना तुम अपने हाथ से काम करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उतना बेनिफिट होगा। थैंक यू एंड कीप रीडिंग।